हेलो माय छोटो एंड छुटकीज़। मैं आप लोग की सृष्टि दीदी आज पार्ट 2 दहन और ज्वाला का लेके आई हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति जो है वो दो तरह की थी। एक होती है रासायनिक प्रकृति, एक होती है भौतिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति में हम लोगों ने जाना था कि जो भी आंतरिक रूप से जो भी तत्वों का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक प्रकृति कहते हैं, और भौतिक प्रकृति जो हम लोग को बाहरी रूप से दिखता है उसे हम लोग भौतिक प्रकृति कहते हैं। और कल हम लोगों ने ज्वलन ताप के बारे में पढ़ा था, दाही किसे कहते हैं और दाही किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने कल देखा था। अब जब भी कोई वस्तु जलता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है तीन चीज़ें। क्या क्या? एक तो ज्वलन ताप, एक ज्वलनशील पदार्थ का होना और एक हवा। अब ज्वलनशील पदार्थ किसे कहेंगे? कल हम लोगों ने जाना था कि दाही वस्तु जो है या पदार्थ वो दो तरह की होती है। एक होती है दाही और एक होती है अदाही। दाही जो भी वस्तु जले उसे हम लोग दाही कहते हैं, और जो वस्तु ना जले उसे अदाही कहते हैं। तो जो वस्तु जलती है उसे ही हम लोग जला सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए, मतलब कि कोई भी वस्तु अगर जल रहा है तो वो दाही पदार्थ है। तो ज्वलनशील पदार्थ हम लोग दाही पदार्थ को ही कह देते हैं। तो जो वस्तु जलने लायक होगा हम लोग उसे जला सकते हैं, तो वो ज्वलनशील पदार्थ हो गया। और ज्वलन ताप, अगर हम लोग पानी में अगर कागज़ को डालें और फिर कागज़ को जलाना चाहे तो वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच रहा था। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो ज्वलन ताप तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी वस्तु का सबसे कम तापमान जिस पे कोई भी वस्तु जलना शुरू होता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हवा। तो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को जला सकते हैं। तो जलना क्या हुआ? तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, एक रासायनिक प्रोसेस होता है जिसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? एक तो ज्वलनशील पदार्थ का होना, जो वस्तु जलेगी उसे ही हम लोग जला सकते हैं। ज्वलन ताप तक पहुंचना मतलब सबसे कम तापमान जिस पे कोई वस्तु जलना शुरू होती है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। और एक हवा का होना, हवा जब तक नहीं रहेगा, ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा तो वो कोई भी वस्तु नहीं जल सकती, चाहे वो हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस ही हो या तो फिर बाहर में कोई सब्सटेंस हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। तो ये तीनों की मदद से कोई भी वस्तु जल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर हम एक मोमबत्ती लें और मोमबत्ती जला के उसके ऊपर अगर हम एक जार इसके ऊपर ढक दें तो क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अगल बगल ऑक्सीजन का मात्रा घट गया और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया। जब ऑक्सीजन का मात्रा कहीं भी अगर घट जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अगर कोई भी वस्तु जल रही है और हम वहाँ से अगर ऑक्सीजन का मात्रा को घटा दें तो वस्तु जलना बंद हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वहाँ पे बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, कोई भी चीज़ जलना बंद हो जाता है। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने 1680 में सबसे पहले माचिस बनाया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माचिस था। इसलिए अभी हम लोग जो भी माचिस यूज़ करते हैं वो डेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं, वो बाद में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो रॉबर्ट बॉयल जो माचिस बनाए थे वो 1680 में बनाए थे। वो किसके हेल्प से बनाए थे? तो सफ़ेद फास्फोरस की हेल्प से। और हम लोगों ने कल जाना था कि सफ़ेद फास्फोरस का जो तापमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो क्या वो वो जो माचिस जो था वो क्या लगता है आप लोगों को, वो सही था? तो नहीं। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, एक कागज़ लिया, कागज़ के ऊपर सफ़ेद फास्फोरस को डाल दिया। कागज़ पर सफ़ेद फास्फोरस को डालने के बाद उन्होंने एक कागज़ में सल्फ़र लिया और दोनों को मिलाया। तो जब दोनों को वो दो कागज़ को मिला रहे थे तो उसी टाइम जो है कागज़ जलना चालू हो गया। तो वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, इसलिए उस माचिस को बनाना बंद कर दिया गया था। तो रॉबर्ट बॉयल दो कागज़ की मदद से बना रहे थे माचिस। एक कागज़ में क्या किया उन्होंने, सफ़ेद फास्फोरस को डाल दिया था और एक कागज़ में सल्फ़र को डाला था। जब सफ़ेद फास्फोरस को सल्फ़र के साथ मिलाया गया तो दोनों कागज़ को मिलाया गया तो वो तुरंत जलना चालू हो गया। वो डेंजरस है इसलिए उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद सेफ्टी माचिस आया।
सेफ्टी माचिस कौन बनाए थे? तो कार्ल लुनस्टॉर्न बनाए थे। कब? 1855 में। उसके पहले लाल फास्फोरस का आविष्कार कब किया गया था? तो 1845 में। इसके 10 साल बाद जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हो गया, उसके 10 साल बाद रॉबर्ट बॉयल क्या किए? 1855 में। ये स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? लाल फास्फोरस सेफ्टी माचिस। इन्होंने क्या किया था? सेफ्टी माचिस बनाया था। लाल फास्फोरस का आविष्कार कब हुआ था? 1845 में हुआ। इसके 10 साल बाद कार्ल लुनस्टॉर्न, जो स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1855 में क्या किया था? सेफ्टी माचिस को तैयार किया। जो हम लोग माचिस आज यूज़ करते हैं वो कौन सा माचिस है? सेफ्टी माचिस है। उसे इन्होंने किस तरह से बनाया था? तो माचिस का जो तिल्ली होता है उसके ऊपर जो बारूद रहता है वो क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। और जो हम लोग कागज़ में देखते हैं, जो कागज़ के अंदर, जो डिब्बी के अंदर ये माचिस जो रहती है उसमें देखिएगा डायमंड शेप का या हार्ट शेप का रेड रेड कलर का क्या हुआ रहता है, जिस पे हम लोग माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है? आग लग जाता है। तो वो जो हार्ट शेप हो या तो फिर डायमंड शेप का हो, वो जो बॉक्स पर जो बना हुआ रहता है, तो ये वाला क्या है? तो लाल फास्फोरस है और सल्फर दोनों को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। तो जब इन्होंने कार्ल लुनस्टॉर्न ने पोटेशियम क्लोरेट वाली माचिस की तिल्ली से जब इस पर लाल फास्फोरस और सल्फर जो मिक्स किया हुआ था डायमंड शेप, इस पर जब उन्होंने रगड़ा तो क्या हुआ? माचिस जल गया। तो उसी टाइम जो है इसे सेफ्टी माचिस बना दिया गया था। तो जो माचिस हम लोग आज यूज़ करते हैं वो किनके द्वारा बनाया गया था? कार्ल लुनस्टॉर्न के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1855 में बनाया गया था। और कार्ल लुनस्टॉर्न कहाँ के रहने वाले थे? तो वो स्वीडन के रहने वाले थे। उसके बाद एक जो हम लोग मोमबत्ती जो यूज़ करते हैं, तो मोमबत्ती में 2 टर्म आ रहा है। एक तो होता है मोम और एक होता है बत्ती। मोम मतलब क्या हो गया? तो मोम जो मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है और वो किसका बना हुआ रहता है? तो हाइड्रोकार्बन का बना हुआ रहता है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। क्या मतलब? दोनों को मिक्स करके क्या बनता है? तो ये मोम बनता है, जिसके मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को जला सकते हैं और उससे लाइट को निकाल सकते हैं। मतलब अगर मोमबत्ती या मोम किसे कहते हैं, तो मोम क्या हो जाएगा? एक ईंधन है जो मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है। और वो क्या है? तो वो एक हाइड्रोकार्बन है। मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, जो क्या हम लोगों को देता है? तो जो हम लोगों को वो प्रकाश और ऊष्मा देती है। अब जब मोमबत्ती पे देखिएगा कि मोमबत्ती के चारों बगल मोम रहता है और इसी में हम लोग एक बत्ती या कॉटन का सूती का एक धागा को डाल देते हैं। अब क्या होता है? जब हम लोग इसको जलाते हैं, इसे जलाने के टाइम में ये तो जल गया, क्योंकि ये जो रुई जो था, ये जो कॉटन का धागा था, इसमें भी मोम लगा हुआ था, तो ये तो जल गया। अब जलने के बाद क्या होता है? इसके अगल बगल में जो मोम है ये पिघलने लगता है। पिघल कर क्या करता है? इसी के ऊपर ये जो धागा जो है इसके ऊपर वो चढ़ने लगता है, तभी ये लगातार जलते रहता है। जब ये इसके ऊपर चढ़ता है तो इसमें ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये तो हाइड्रोकार्बन है, तो ये जब जल रहा है तो ये कौन सा कलर देता है हम लोग को? सुनहली कलर देता है। क्यों सुनहली कलर देने का क्या कारण है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन है, इसलिए कौन सा कलर दे रहा है? सुनहली कलर दे रहा है। अब जब ये जल रहा है तो इस पर तो जलवाष्प भी बनेगा, तो जलवाष्प बन के ये धुआं की तरह निकलता है। जो क्या होता है? वो जो धुआं है वो क्या है? तो वो कार्बन है। तो ये जो है मोमबत्ती के बारे में हम लोगों को किसने बताया था? तो एक माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे जो विद्युत के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए थे। उन्होंने ही हम लोगों को मतलब मोमबत्ती के बारे में बहुत ही ज़्यादा 1860 में माइकल फैराडे ने ही हम लोगों को ये मोमबत्ती के बारे में बताया था, माइकल फैराडे। अब अगर मान लीजिए कि एक कटोरा लेते हैं, ये कटोरा जो है कागज़ का बना हुआ है, तो हाँ, कागज़ का ये एक कटोरा है। अगर हम लोग इसको मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? ये तुरंत जल जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है अभी। अब अगर इसी कागज़ के कटोरे में अगर हम लोग पानी डाल देते हैं तो क्या वो कागज़ का कटोरा जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कागज़ के कटोरे में हम लोगों ने पानी डाल दिया है और पानी क्या कर रहा है, ये जो ऊष्मा जो दे रहा है, ये जो गर्मी जो दे रहा है कागज़ के कटोरे में, तो वो सारा कौन एब्ज़ॉर्ब कर रहा है? ये पानी जो है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है। इसका मतलब कि जब ये कागज़ का कटोरा सूखा हुआ था तब उसका ज्वलन ताप कम था, लेकिन जब ये कागज़ के कटोरे के अंदर हम लोग पानी डाल देते हैं तो इसका ज्वलन ताप जो है वो बढ़ जाता है और ये पानी जो है ऊष्मा को अपनी तरफ खींचने लगता है, इसलिए कागज़ का कटोरा जलने से बच जाता है। बारिश के टाइम में हम लोग देखते होंगे कि चाहे वो गोबर का गोईठा हो या माचिस की तीली हो, वो जलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्यों नहीं जलता है वो? क्योंकि अब उस समय क्या होता है, वातावरण का तापक्रम जो है वो कम होता है। तापमान कम होने के कारण, बारिश के टाइम में तापमान कम होने के कारण और क्या होता है, वायुमंडल में नमी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, सारा पानी जो है, मतलब वायुमंडल में जो भी पानी है वो गोईठा, माचिस की तीली या लकड़ी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसका भी तापक्रम कम हो गया, मतलब इसका भी ज्वलन ताप कम हो गया। तो इसलिए हम लोगों को जलाने में से दिक्कत होता है। और जब हम लोग इस पे केरोसिन डाल देते हैं तो केरोसिन डालने से क्या होगा, केरोसिन डालने से इसका तापक्रम फिर से बढ़ जाएगा, तो फिर वो आसानी से जल जाएगा। और हम लोगों ने तो कल ज्वलन ताप के बारे में पढ़ा ही था, वह न्यूनतम तापमान जिस पे किसी भी वस्तु का जलना प्रारंभ हो जाता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को पढ़ाई पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।